11 नवंबर सन 1888 को मौलाना खैरुद्दीन व बेगम आलिया के घर एक बालक का जन्म हुआ। घर वालों ने बड़े ही प्यार से उसका नाम मोहिउद्दीन रखा। मोहिउद्दीन की 3 बहनें व एक भाई थे। उन सब में वो सबसे छोटे थे। बाल्यकाल से ही मोहिउद्दीन को खेलकूद के अलावा किताबों में अधिक रुचि थी। वो महज 10-11 वर्ष की आयु से ही कविताएं लिखने लगे थे। बाल्यकाल में ही उनकी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई और उन कविताओं में उनका साहित्यिक नाम आज़ाद था। जीवन रूपी सफ़र में उन्होंने एक कवि, एक लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, शिक्षाविद, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त की। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में उनका विवाह जुलेखा बेगम से हुआ। बाल विवाह से जुलेखा बेगम व आज़ाद दोनों ही नाखुश थे, क्योंकि उस वक्त जुलेखा बेगम की उम्र भी महज 6 वर्ष थी। आज़ाद और जुलेखा बेगम की एकमात्र संतान एक बालक था, जिसका नाम हसीन रखा गया। वह अत्यंत ही सुंदर था, मगर उसकी मृत्यु महज 4 वर्ष में ही हो गई। माता पिता के लिए तो यह बड़े ही दुख की घड़ी थी, परंतु आज़ाद ने अपना दुख सबके दुख से जोड़ लिया और देशवासियों की आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। यहीं से आज़ाद का एक क्रांतिकारी के रूप में सफ़र शुरू हुआ। पुत्र मृत्यु की शोक व आज़ाद के बार बार जेल जाने से बेगम जुलेखा मानसिक व शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। दोनों की अंतिम मुलाकात सन 1942 ईस्वी में हुई थी, जब आज़ाद कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने कलकत्ता से बम्बई जा रहे थे। जुलेखा की बीमारी तब तक बहुत बढ़ गई थी। जब आज़ाद भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम में अहमदनगर के किले में कैद थे, तभी जुलेखा बेगम की मौत कलकत्ता में 9 अप्रैल 1943 ईस्वी को हो गई थी। देशवासियों को जागृत करने के लिए आज़ाद ने समाचार पत्रिका लिखना शुरू किया। आज़ाद का सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र साप्ताहिक अल हिलाल था। इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में कलकत्ता से आरंभ हुआ। अल हिलाल उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में एक नया और गौरवशाली अध्याय था। इसमें पहली बार टाइपसेट अक्षरों का उपयोग हुआ था। उसके पहले हाथ से लिखी हुई प्रतियों को लिथो प्रेस के द्वारा छापा जाता था। इस कारण इसकी छपाई बहुत सुंदर नहीं हो पाती थी। अल हिलाल में ही पहली बार तस्वीरों की छपाई के लिए ब्लॉक का प्रयोग किया गया, जिससे तस्वीरें साफ व आकर्षक लगती थीं। यह छपाई विधि में एक नया प्रयोग था, जिसकी जानकारी आज़ाद को मिस्र से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के माध्यम से हुई थी। अल हिलाल में आज़ाद ने इस्लामी जगत और भारतीय मुसलमानों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया। अल हिलाल की बढ़ती लोकप्रियता के फलस्वरूप सरकार ने 1914 ईस्वी में इसके विरुद्ध कार्यवाही की। सितंबर 1913 के प्रेस एक्ट के अंतर्गत अखबार से 2000 रुपये की जमानत मांगी गई। फिर अक्टूबर 1914 में प्रकाशित अंकों को जब्त कर लिया गया। नवंबर 1914 में पुरानी जमानत जब्त करके 10,000 की नई जमानत मांगी गई। इसके विरोध स्वरूप आज़ाद ने अखबार बंद कर दिया। 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग होकर बिहार एक नया प्रांत बन चुका था। बंगाल से निष्कासन के समय पंजाब, बम्बई और दिल्ली की सरकार ने भी अपने क्षेत्र में आज़ाद का प्रवेश वर्जित कर दिया। अतः आज़ाद ने रांची में निवास ग्रहण किया। अब यह शहर या नगर झारखंड राज्य की राजधानी है, मगर तब बिहार का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। रांची में आज़ाद का घर मोहराबादी पहाड़ियों के क्षेत्र में था, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी काफ़ी समय व्यतीत किया। 1920 ईस्वी में आरंभ होने वाला खिलाफत आंदोलन मौलाना आज़ाद के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। खिलाफत आंदोलन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। वर्ष 1857 के आंदोलन के बाद
पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों का विरोध किया। गांधी जी और मौलाना आज़ाद दोनों का ही पूरा विश्वास था कि हिंदू मुस्लिम एकता ही अंग्रेज़ों के खिलाफ देश की आज़ादी की लड़ाई को मजबूत बना सकता है और अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो नीति को विफल कर सकती है। इसके बाद 1921 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो आज़ाद इसमें पूरी तन्मयता से जुड़ गए। फिर चाहे वो 1921 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया असहयोग आंदोलन हो या फिर 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया, इन आंदोलनों के कारण उन्हें कुल मिलाकर 6 बार जेल जाना पड़ा। कुछ समय के लिए उन्हें अपना शहर कलकत्ता भी छोड़ना पड़ा। इसमें सबसे अधिक अवधि 4 वर्ष अहमदनगर किले में उन्होंने बिताया। इसके अतिरिक्त वह नैनी, बाकुंडा, मेरठ और अलीपुर में भी जेल में रखे गए। आज़ाद के विरुद्ध सरकारी दमन उनकी पत्रकारिता का ही परिणाम था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में आज़ाद अंतिम बार जेल गए। उन्हें अहमदनगर के किले में कैद रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू भी इसी जेल में कैद थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को आज़ादी के बाद सत्ता सौंपने के बारे में वार्ता करने के लिए 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भेजा। इसके आगमन के अवसर पर आज़ाद को रिहा किया गया। कैद की यह अवधि आज़ाद के लिए कई अनुभवों का आधार बनी व पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात भी यहीं हुई। 1946 में मौलाना आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री बने। उस समय देश स्वतंत्र नहीं हुआ था मगर स्वतंत्रता के नज़दीक था और अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तो मौलाना आज़ाद पुनः शिक्षा मंत्री बने। 1958 में अपनी मृत्यु तक वे इस दायित्व को निभाते रहे। भारत में नई शिक्षा प्रणाली का विकास उनका उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने शिक्षा के विषय पर 2 आयोग नियुक्त किए। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और 1952 में उच्च शिक्षा आयोग। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सन 1958 में उनके मृत्युपरांत नेहरू ने आज़ाद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारे बीच महापुरुष रहे हैं और रहेंगे, मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस विशेष प्रकार की महानता के प्रतीक मौलाना आज़ाद थे, अब वह भारत ही नहीं विश्व में दोबारा नहीं देखी जाएगी।